नमस्कार, मैं हूं गंगा प्रसाद। आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या आपको आजादी के 70 साल बाद मिल पा रही है। हम कह सकते हैं कि दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया के टॉप देशों में अर्थशास्त्र के दम पर नाम तो लिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि हेल्थ शास्त्र में भारत कैसे फेल हो जाता है। इस सवाल का जवाब आपको आंकड़ों के साथ देंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने देश की वो तस्वीर रख रहा हूं जो आने वाले कल की कहानी बताती है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे तो भारत की विकास दर क्या रहने वाली है, उसकी तस्वीर। 2019 में दुनिया की टोटल जीडीपी 2.9% के साथ आगे बढ़ रही थी। वहीं कोरोना संकट काल में यानी कि 2020 में -3.0% में पहुंच जाएगी। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 तक दुनिया की जीडीपी 5.8% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। अगर अमेरिका की बात करें तो 2019 में 2.3% की रफ्तार से विकास हो रहा था, लेकिन 2020 में यानी कि कोरोना संक्रमण काल में -5.9% की जीडीपी होगी और 2021 में अमेरिका की जीडीपी 4.7% की रफ्तार से ग्रोथ करने का अनुमान लगाया गया है। कई और देशों के जीडीपी ग्रोथ की तस्वीर भी साफ की गई है। इसमें इंडिया की बात करें तो 2019 में 4.2% के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन कोरोना संकट काल आने के बाद और लॉकडाउन लगाने के बाद की तस्वीर 1.9% पर आकर टिकी है और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 7.4% की ग्रोथ को 2021 में भारत छू लेगा। इसके साथ ही चीन की भारत के मुकाबले में हालात 2020 में अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन 2021 में एक बार फिर से भारत से ज्यादा रफ्तार के साथ ग्रोथ करने का अनुमान लगाया गया है, जबकि रूस, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो कोरोना संकट काल से निकलने के बाद अच्छी विकास दर हासिल कर सकते हैं। ये सभी देश विकासशील देशों में शामिल होते हैं। कोरोना संकट काल आने के बाद दुनिया की विकास दर में तेजी से गिरावट देखी गई। हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर देश अर्थव्यवस्था को छोड़कर कोरोना संक्रमण से बचाव का तरीका खोजने में जुटे हुए हैं ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। फिर भी इस संकट के आने के बाद बहुत तेजी से तस्वीर बदली है, जो आपको आंकड़ों में ऊपर बता चुका हूं। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो सबसे पहले सड़क पर आ गए और अब रोजगार के संकट के साथ बेरोजगारी का संकट तेजी से बढ़ने वाला है। इस पर पिछले वीडियो में चर्चा मैंने की है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताया है। लेकिन इस बीच भारत की मदद करने के लिए दुनिया ने हाथ बढ़ाया है। ऐसी मदद पहली बार नहीं हो रही है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, मनमोहन, अब मोदी सरकार के कार्यकाल में संकट के समय दुनिया ने भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। दुनिया से मिलने वाला पैसा कहां खर्च होगा, उसका क्या किया जाएगा, इसकी तस्वीर बहुत कम साफ हो पाती है। लेकिन सोचना आपको होगा, आप क्योंकि जब सवाल नहीं करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा और ये सवाल अपने राजनेताओं से और आज के सत्तासीनों से करना होगा। पूछना होगा कि संसाधनों के अभाव में देश हर समय क्यों रहता है। तो चलिए स्थिति को आंकड़ों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। भारत सबसे बड़ा बाजार होने के बावजूद हेल्थ सेक्टर में सबसे कम खर्च करता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा या फिर नेताओं से सवाल किया है? ये इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि आपने कभी सवाल नहीं किया और राजनेताओं ने आपको बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। और अब कोरोना संकट काल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड $100 बिलियन दुनिया के देशों को देने जा रहा है। इस रकम में भारत को $4 बिलियन मिलेंगे, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत को दे रहा है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक भी $1 बिलियन देगा, यानी कि करीब 7,630 करोड़ रुपए, और एशियन डेवलपमेंट बैंक $2.2 बिलियन देगा, जो 16,000 करोड़ रुपए होगा। और अब अगर इसको मिलाएंगे तो भारत को विदेश से मिलने वाला पैसा करीब $7.2 बिलियन है, यानी कि $7.2 बिलियन भारत को बाहर से मिल रहा है। अगर इसको करोड़ में बदल कर देखें तो ये रकम करीब 53,630 करोड़ रुपए होती है। इस रकम को याद रखिए, क्योंकि आगे की तस्वीर आपके सामने जैसे आएगी वैसे वैसे स्थिति अपने देश की साफ होती जाएगी। ये समझ में आने लगेगा कि आपके लिए सरकारों ने कौन सा सिस्टम तैयार किया है। तो इस तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के बजट की तुलना कर लेते हैं। 21वीं सदी में भारत 2020 में खड़ा है और मेडिकल सेक्टर का बजट 69,000 करोड़ रुपए पहुंच चुका है।
इसकी तुलना में प्राइवेट सेक्टर का बजट 2020 में 8 लाख करोड़ रुपए का है। यह 21वीं सदी की और आज की तस्वीर है। लेकिन अब आपको 2000 में लेकर चलता हूं। उस समय बीजेपी की सरकार थी और अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब का बजट 2474 करोड़ रुपए था, जो 20 साल में करीब बढ़कर 69,000 करोड़ रुपए हुआ। जबकि प्राइवेट सेक्टर का बजट 2000 में करीब 50,000 करोड़ रुपए का था और आज 8 लाख करोड़ रुपए का है। बाजार को समझते जाइए और अपनी सेहत के बारे में सोचते जाइए। देखते जाइए कि इस सिस्टम में आप कहां पर फिट बैठते हैं। 2009 तक करीब 9 साल का समय गुजरने के बाद सरकार ने मेडिकल सेक्टर का बजट 16,543 करोड़ रुपए किया और इसी समय प्राइवेट सेक्टर 1,43,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और 2014 में जब मोदी सरकार आई तो 33,000 करोड़ बजट था। वहीं प्राइवेट सेक्टर 5,26,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जबकि 2017 में 48,000 करोड़ रुपए मेडिकल सेक्टर का बजट सरकार ने रखा और इसी समय प्राइवेट सेक्टर का बजट 6,50,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। और 2020 की तस्वीर आपके सामने पहले ही रख चुका हूं। तो बात समझ लीजिए कि सरकार जिसका गुणगान करती है, जिसे आज कोरोना योद्धा बताकर महिमा मंडित करती है, क्या उस सेक्टर के लिए सरकार ने वो काम किया जो किया जाना चाहिए? आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि भारत सरकार आपके स्वास्थ्य पर कितना खर्च करती है। और इन आंकड़ों को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार एक व्यक्ति पर एक महीने में 92.30 रुपए खर्च करती है। यानी कि हर दिन के हिसाब से देखेंगे तो करीब 3 रुपए के आसपास बैठता है। इस तस्वीर को अब कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करिए। एक आधार 2013 को बना लेते हैं और एक आधार 2018 को बना लेते हैं, जो मौजूदा भारत सरकार का डेटा है। भारत में 2013 के डेटा के मुताबिक 19,817 अस्पताल थे, जो 2018 में बढ़कर 29,899 अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में बेड की संख्या को देखेंगे तो 2013 में 6,28,708 बेड थे और 2018 में ये पहुंच गए हैं 7,39,024 बेड हो गए हैं। ये तस्वीर 6.5 लाख गांव वाले देश की है, जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही 29,899 है। इन हेल्थ सेंटरों में ना डॉक्टर होते हैं, ना कोई अस्पताल में बैठता है और ना कोई इलाज कराना चाहता है। इन अस्पतालों की तुलना दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो गांव और देहात में रहने वाले लोग हैं वो भली भांति समझते होंगे कि यहाँ के अस्पतालों के हालात कैसे हैं। उनको जिला अस्पताल या फिर CHC या फिर डिविजनल अस्पताल की तरफ भागना पड़ता है। इस तस्वीर को अगर ग्रामीण और शहरी में बदल कर देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में 19,810 अस्पताल हैं, जबकि शहरों या कस्बों में 3,772 अस्पताल हैं। शहर में जहां बेड की संख्या 4,31,173 है, तो ग्रामीण इलाके में 2,79,588 बेड हैं। और गांव के अस्पतालों के हालात कौन नहीं जानता, जो बीमार होने पर शहर की तरफ भागता है। अब तक की कहानी बहुत कुछ साफ हो गई होगी, लेकिन यूपी की तस्वीर बड़े राज्य होने के नाते देखना बहुत जरूरी हो जाता है। यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ है, जहां 3,277 PHC हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल, जिनकी दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से तुलना नहीं की जा सकती। 611 CHC हैं और सब डिविजनल हॉस्पिटल की संख्या यूपी में बताई नहीं गई और जिला अस्पताल की संख्या 174 है। इन सभी को मिलाकर अगर देखेंगे तो 4,122 अस्पताल हैं। राजस्थान की बात करें तो PHC 2,463 हैं, CHC 578 हैं, वहीं SDH 64 हैं, जबकि 33 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 33 हैं और पूरे राजस्थान में 3,139 अस्पताल हैं, जिनमें 51,844 बेड हैं। यानी कि 6.89 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में 1,350 लोगों के बीच में एक बेड की उपलब्धता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो PHC 2,638 है, CHC 430 है, वहीं SDH 101 है, जबकि 70 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। यानी कि टोटल अस्पताल 3,239 हैं और इनमें जो बेड की संख्या है 68,998 है। यानी कि 11.42 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में 1,655 लोगों में एक बेड की उपलब्धता है। इन आंकड़ों के जरिए एक बात पर गौर करिए, क्योंकि जिला अस्पतालों की संख्या बहुत कम है, जहां आपका सबसे पहले इलाज होने की संभावना ज्यादा बनती है,
उससे नीचे की तस्वीर देखेंगे तो आंकड़ों में सबसे ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन सुविधाओं के अभाव में आपको रेफर जिला अस्पताल की तरफ किया जाएगा। भारत की तस्वीर देखेंगे तो जिला अस्पतालों की संख्या 1003 है, जबकि सब डिविजनल हॉस्पिटल 1255 है। तो समझ लीजिए कि 125 करोड़ की जनसंख्या के बीच में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सिर्फ 1003 है। इसके पीछे की तस्वीर समझते हैं या नहीं? तो चलिए एक और आंकड़ा देखिए और समझ लीजिए कि भारत सरकार के हेल्थ केयर के पीछे छूटने का मतलब क्या है। देश में ही प्राइवेट क्षेत्र में 40% के साथ मेडिकल अस्पतालों की ग्रोथ होती है। इसमें 45% ग्रोथ के साथ निवेश होता है और अब इस बाजार में भारत सरकार ने 100% विदेशी निवेश की छूट दे दी है। इन अस्पतालों में 80% मेडिकल का सामान हम बाहर से मंगाते हैं, यानी कि भारत का पैसा दुनिया के बाजार में जा रहा है, वो भी प्राइवेट सेक्टर के जरिए। क्योंकि हमारी सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, नेताओं ने बाजार खोजा और अब वो बाजार भारत की जनसंख्या को सबसे बड़ा बाजार मानता है। यानी कि जो तस्वीर मैंने सबसे पहले दिखाई कि भारत और चीन की जीडीपी रफ्तार प्लस में रहने वाली है, उसका मतलब साफ है कि भारत और चीन की जनसंख्या और उसके दम पर खड़ा बाजार है, जबकि दुनिया के अमीर देशों की इकोनॉमी माइनस में जा रही है। इसके पीछे की कहानी ये है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन भारत दुनिया के लिए बाजार हमेशा बना रहेगा। और अगले 2 साल में भारत में प्राइवेट मेडिकल सेक्टर की लागत 28,38,360 करोड़ रुपए होगी। इस तस्वीर से एक बात और साफ होती है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल गांव में नहीं है, टियर 3 और टियर 2 में भी ज़्यादा नहीं है। इससे ऊपर आएंगे तो राजधानी या फिर महानगर जैसे शहरों में प्राइवेट अस्पतालों का ढांचा खड़ा है, जिसे वो बाजार भी मानता है। इन्हीं शहरों में पैसा है जहां प्राइवेट अस्पताल हैं और इसे साधने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का मेडिकल टूरिज्म का बजट है। यानी कि मेडिकल टूरिज्म भी भारत में चलता है। इसको इस तरह से समझिए, जिसकी बात मेडिकल करता है, यानी कि मेडिकल सेक्टर बताता है कि गांव से आने वाले लोग कहां रुकेंगे और शहर से आने वाले लोग कहां रुकेंगे। इसका भी खाका तैयार होता है, क्योंकि अच्छे अस्पताल का खाका बड़े बड़े महानगरों और शहरों में खींचा गया। वहां तक पहुंचने के लिए पैसा चाहिए, रुकने के लिए होटल का सहारा लेना होगा या फिर अस्पताल में रूम भाड़ा देना होगा। इसी को मेडिकल टूरिज्म का नाम दिया गया। यानी कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर आपको लूटने का पूरा इंतजाम कर रखा है। फिर भी सरकारें आपकी हितैषी होती हैं, नेता आपके होते हैं, विचारधारा आपकी होती है और टैक्स आम जनता भरती है, जिससे देश चलता है। देश के सिस्टम में काम करने वाले नेता हों या फिर अफसर हों, सबने मिलकर उसके बदले में आपकी जेब काटने का पूरा प्लान तैयार किया है। अब भी नहीं समझ में आया तो कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है जेब कटाने की, खुद को लुटाने की। ये सुनने की आदत हो गई है कि पैसे देकर सुविधाओं का लाभ ले रहा हूं, तो लीजिए और लुटते रहिए। क्योंकि जब तक आप नहीं सोचेंगे, सरकारों से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपके साथ जो पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और अंत में एक और तस्वीर आपके सामने रखता हूं। आपको पिछले वीडियो में एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें बताया था कि भारत पहला देश है जिसने लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाया और उस आधार पर तैयार की गई लिस्ट में भारत सबसे ऊपर था। और इसी बीच फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें टॉप 10 की एक लिस्ट है, उसके साथ 30 और देशों को लिस्ट में शामिल किया गया है। इन 40 देशों के नाम वाली लिस्ट में भारत का नाम कहीं नहीं है। इस लिस्ट को कोविड-19 से कौन सा देश सुरक्षात्मक तौर पर कैसे लड़ रहा है, इसी आधार पर तैयार किया गया है, जिसको सेफ्टी कंट्रीज रैंकिंग का नाम दिया गया है। लेकिन भारत और भारत के लोग, मंत्री और नेता सब एक बात कर रहे हैं, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, जीतेंगे, भरोसा रखिए। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि इतने कम संसाधन और देश में कोरोना टेस्ट कम करने के पीछे की कहानी क्या है। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हौसला हमारा भी बढ़ता है और ऐसी रिपोर्ट लाने के लिए हम और मेहनत करेंगे ताकि आपको अपने देश के ढांचे की जानकारी मिलती रहे। साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।